नमस्कार हमारे सभी प्यारे साथियों, हमारे इस यूट्यूब चैनल गिर गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम लोग मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस यूनिट 3 की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का अगला पार्ट है फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन इज मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ एनी स्ट्रक्चर एंड मोस्ट ऑफ द फेल्योर इज प्रोबेबली ड्यू टू फॉल्टी फाउंडेशन रेदर देन एनी अदर कॉज। यानी कि फाउंडेशन किसी भी स्ट्रक्चर का सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है और अभी तक जितने भी फेलियर्स देखे गए हैं उनमें मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका जो फेलियर है वो गलत तरीके से फाउंडेशन के बनने के कारण होता है रेदर देन एनी अदर कॉज, यानी कि अदर स्ट्रक्चर फेलियर जैसे कि बीम का कमजोर होना या फिर अदर। उसके अलावा उसके जगह पे आपका फाउंडेशन ही सबसे मेन क्रिटिकल पार्ट है। अब बात करें अगर इसके पर्पस की, तो पर्पस ऑफ फाउंडेशन इज टू ट्रांसमिट एंटीसिपेटेड लोड सेफली टू द सॉइल। यानी कि आपके फाउंडेशन पर जो भी लोड आ रहा है आपके सुपर स्ट्रक्चर का, वो फाउंडेशन सब सॉइल पर ट्रांसफर कर देता है काफ़ी सेफली तरीके से। अब अगर बात करें फंक्शंस ऑफ फाउंडेशन की कि हमारे फाउंडेशन की क्या क्या कार्य हैं। फाउंडेशन ट्रांसफर द लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर टू द सॉइल बिलो। यानी कि सुपर स्ट्रक्चर से जो भी भार आ रहा है वो फाउंडेशन सॉइल पर ट्रांसफर कर देता है। इट डिस्ट्रीब्यूट स्ट्रक्चरल लोड ओवर अ वाइड एरिया टू प्रिवेंट एक्सेसिव प्रेशर। यानी कि मान लीजिए कि आपका कुछ इस तरह से आपका फाउंडेशन है। अब ये क्या करता है, इसके ऊपर जो भी लोड आता है वो उसको कुछ इस प्रकार से जो है वो उसको फैला देता है। यही काम करता है काफ़ी बड़ी एरिया पर, काफ़ी वाइड एरिया पर यह आपके लोड को ट्रांसफर कर देता है। अब अगला पॉइंट है, इट रिड्यूस अनइक्वल और डिफरेंशियल सेटलमेंट टू द स्ट्रक्चर। यानी कि स्ट्रक्चर का जो अनइक्वल या फिर डिफरेंशियल सेटलमेंट है यह इसको रिड्यूस कर देता है। बात करें अगले पॉइंट की, इसका और क्या कहेगा हमें, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्लाइडिंग, ओवरटर्निंग एंड अदर फोर्सेस। यानी कि अगर आपके सुपर स्ट्रक्चर पर स्लाइडिंग हो रही है या फिर ओवरटर्न हो रहा है या फिर पर अगर अदर कोई फोर्सेस आ रहे हैं तो वह इस फोर्सेस को नॉकआउट कर देता है और उसको स्टेबल बना देता है। इट एंकर्स द स्ट्रक्चर फर्मली टू द ग्राउंड। यानी कि स्ट्रक्चर को काफ़ी सही तरीके से, काफ़ी स्टेबल तरीके से ग्राउंड पर बसाए रखने का काम जो है ये आपका फाउंडेशन करता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू वॉल, कॉलम एंड डिफरेंट अदर स्ट्रक्चरल एलिमेंट। यानी कि आपके बिल्डिंग के जो भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैं, जो भी बिल्डिंग के वो पार्ट्स जो कि लोड को बियर कर रहे हैं, लोड बियरिंग वॉल के केस में वॉल, कॉलम और अदर डिफरेंट स्ट्रक्चर एलिमेंट, यह उनको सपोर्ट प्रदान करता है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, इट प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर फ्रॉम डैमेज ड्यू टू सॉइल इरोजन और स्कोरिंग। यानी कि अगर आपके सॉइल में इरोजन हो रहा है या फिर उसकी स्कोरिंग हो रही है, उसका कटान हो रहा है, तो फिर यह स्ट्रक्चर को उससे प्रिवेंट करता है, उससे डैमेज होने से बचाता है। इट एक्ट एज अ बैरियर टू प्रिवेंट मॉइस्चर एंट्री फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि अगर आपके सॉइल के पास का जो ग्राउंड लेवल है वो काफ़ी नीचे है तो उस केस में वह मॉइस्चर को बिल्डिंग के अंदर आने से रोकता है, उसमें एक बैरियर का काम करता है। इट इम्प्रूव्स ग्राउंड कंडीशन बाय स्टेबलाइजिंग वीक लूज सॉइल। यानी कि अगर आपकी सॉइल लूज या फिर वीक है तो यह ग्राउंड कंडीशंस को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, उसको इम्प्रूव करके। बात करें अगर आपके फाउंडेशन की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है एक अच्छे फाउंडेशन की। इट शुड सेफली कैरी द लोड ऑफ स्ट्रक्चर विदाउट फेल्योर। यानी कि आपके बिल्डिंग आपके स्ट्रक्चर को बिना फेल हुए या लोड को सेफली ग्राउंड पर ट्रांसफर कर दे। इट मस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द लोड इवनली टू अवॉइड अनइक्वल सेटलमेंट। अगर आपकी बिल्डिंग को, आपके स्ट्रक्चर को अनइक्वल सेटलमेंट होने से रोकना है तो आपके फाउंडेशन को उसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा उस लोड को। इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन फर्म और अनडिस्ट्रीब्यूटेड सॉइल। इसे काफ़ी समतल सतह पर आपके स्ट्रक्चर को, फाउंडेशन को खड़ा होना चाहिए और अनडिस्टर्ब सॉइल। यानी कि अनडिस्टर्ब सॉइल जो होता है उनकी बियरिंग कैपेसिटी काफ़ी अधिक होती है, इस वजह से। इट मस्ट बी डीप एनफ टू अवॉइड डैमेज फ्रॉम सीजनल चेंजेस। जब आपके सीजनल चेंजेस होते हैं तो आपके ज़मीन पर कुछ कटान भी होते हैं। अगर आपका फाउंडेशन काफ़ी डीप है तो उस केस में आपका जो
फाउंडेशन, आपका जो बिल्डिंग होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो डैमेज होने से बच जाएगा। इसलिए उसे डीप एनफ, अच्छे तरीके से डीप होना चाहिए, इतना तो डीप होना ही चाहिए। इट शुड रेजिस्ट ऑल टाइप ऑफ लोड्स, डेड, लाइव, विंड एंड सेस्मिक। यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर पर 4 तरह के लोड आते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड और सेस्मिक लोड, और इस फाउंडेशन को इन चारों तरह के लोड्स को बियर कर लेना चाहिए, ट्रांसफर कर देना चाहिए। इट शुड बी इकोनॉमिकल एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट। फाउंडेशन हमेशा इकोनॉमिकल होना चाहिए और उसे कंस्ट्रक्शन करना इसका काफी आसान होना चाहिए। इट शुड बी ड्यूरेबल एंड मेड ऑफ क्वालिटी मटेरियल। आपका फाउंडेशन काफी ड्यूरेबल होना चाहिए और यह काफी अच्छे पदार्थों से मिलकर के बना होना चाहिए। इट मस्ट रेजिस्ट मॉइस्चर एंड प्रिवेंट डैम्पनेस इन द स्ट्रक्चर। यानी कि आपके फाउंडेशन को जो भी ग्राउंड से आने वाला मॉइस्चर है वो उसको रेजिस्ट करना चाहिए और डैम्पनेस से बचाना चाहिए। इसके अलावा इसकी डेप्थ, इसकी काफी सफिशिएंट डेप्थ पे होना चाहिए ताकि ये स्कोरिंग और इरोजन से बचाया जा सके। एक और इसका रिक्वायरमेंट है कि इट शुड मेंटेन द स्ट्रक्चरल एबिलिटी थ्रू इट्स लाइफ। यानी कि जब तक इसकी लाइफ स्पान है या स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी को मेंटेन किए रहे। बात करें अगर फाउंडेशन कितने टाइप के होते हैं, तो आपके फाउंडेशन 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है शैलो फाउंडेशन और दूसरा होता है डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन हमेशा इस शैलो फाउंडेशन में जो आपकी गहराई होती है वो चौड़ाई से कम होती है और डीप फाउंडेशन में आपकी गहराई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। शैलो फाउंडेशन होता क्या है? शैलो फाउंडेशन इज प्लेस्ड एट द डेप्थ लेस देन इट्स विड्थ एंड यूजुअली लेस देन 3 मीटर डेप्थ। यानी कि जो आपका शैलो फाउंडेशन है वो उसकी जो डेप्थ है वो उसकी विड्थ से कम होनी चाहिए और यह जनरली 3 मीटर से कम गहरा का होना चाहिए। इट स्प्रेड्स द लोड ऑफ स्ट्रक्चर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। यह स्ट्रक्चर के लोड को सरफेस के नियर जो है उसको ट्रांसफर कर देता है। जैसा कि इसमें बताया गया है, डेप्थ इसकी विड्थ से कम या फिर इसके बराबर होनी चाहिए। बात करें अगर टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन की, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहला होता है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन या फिर आइसोलेटेड फाउंडेशन। इट इज यूज्ड टू सपोर्ट इंडिविजुअल कॉलम्स। यानी कि इस तरह से आप इसको देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको कंक्रीट बेड है, यहाँ पर ऑफसेट्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपका कॉलम खड़ा किया गया है और ये एक आइसोलेटेड है, ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। यही कह रहा है कि ये इंडिविजुअल कॉलम्स होते हैं, इंडिविजुअल कॉलम्स को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं और इसका जो बेस होता है वो चौड़ा होता है ताकि यह लोड को लार्ज एरिया पर ट्रांसफर कर सके। यह जनरली स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप या फिर सर्कुलर शेप का होता है इसकी साइज, और यह उस समय इसका अधिक अच्छा माना जाता है उसका यूज करना जब कॉलम कुछ काफी डिस्टेंस पर यूज किए जाएं। उस केस में आइसोलेटेड फाउंडेशन और आइसोलेटेड कॉलम्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो आपका सेकेंड शैलो फाउंडेशन है वो है स्ट्रिप फुटिंग। इट सपोर्ट्स लोड बियरिंग वॉल्स एंड क्लोजली स्प्रेड कॉलम्स। यानी कि अगर आपके काफी क्लोजली कॉलम्स हैं आसपास तो उस केस में आपके कॉलम्स को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रिप फुटिंग बनाई जाती है। इसमें एक ही कंक्रीट बेड बना दिया जाता है और इसमें डिफरेंट कॉलम्स एक ही साथ उसको कनेक्ट कर दिए जाते हैं। अ कंटिन्यूअस स्ट्रिप ऑफ कॉलम रन्स अंडर द वॉल। इट स्प्रेड्स द वॉल और कॉलम लोड ओवर ए वाइड एरिया ऑफ सोइल। इसका चूंकि बेस काफी चौड़ा होता है इसलिए लोड को काफी लार्ज एरिया पर ट्रांसफर कर देता है। इट इज यूज्ड इन मैसनरी और आरसीसी वॉल कंस्ट्रक्शन। यह मैसनरी और आरसीसी वॉल कंस्ट्रक्शन में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंबाइंड फुटिंग। इट सपोज 2 और मोर कॉलम इन 1 फुटिंग। यानी कि 2 से अधिक कॉलम को एक ही फुटिंग में सपोर्ट करने के लिए कंबाइंड फुटिंग का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड व्हेन कॉलम्स आर क्लोज एंड इंडिविजुअल फुटिंग ओवर सेल्स। यानी कि इसका यूज तब किया जाता है जब कॉलम काफी क्लोज हो और इंडिविजुअल फुटिंग बनाना संभव ना हो। इट हेल्प्स डिस्ट्रीब्यूट द लोड इवनली बिटवीन कॉलम्स। यानी कि यह कॉलम के लोड को काफी एक समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। इट कैन बी रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजॉइडल इन शेप। ये या तो रेक्टेंगुलर होते हैं या फिर ट्रेपेजॉइडल इन शेप होते हैं। जो आपका अगला फाउंडेशन है वो है राफ्ट फाउंडेशन यानी कि मैट फाउंडेशन। ये क्या होता है? राफ्ट और मैट फाउंडेशन इज अ लार्ज थिक स्लैब दैट कवर्स द एंटायर बिल्डिंग एरिया। इसमें क्या होता है कि जब कई सारे कॉलम्स काफी पास पास हो तो उस केस में काफी एक बड़ा सा स्लैब बना दिया जाता है और उसमें
बीम्स डालकर और उनके बीम्स को कॉलम्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ये आप जो भी देख पा रहे हैं ब्लू ब्लू में, ये आपके कॉलम्स को डिनोट कर रही हैं, और यहाँ पर जो भी ये देख रहे हैं ये सभी बीम्स हैं। इनमें एक प्राइमरी बीम होती है और दूसरी होती है सेकेंडरी बीम। यहाँ पर इन बीम्स के थ्रू कॉलम्स को कनेक्ट कर दिया जाता है, और यह काफी अगर सेटलमेंट जहाँ पे ज़्यादा डिफरेंशियल सेटलमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पर इस फाउंडेशन को अधिक यूज किया जाता है ताकि डिफरेंशियल सेटलमेंट को बचाया जा सके। इट सपोर्ट्स मल्टीपल कॉलम्स एंड वॉल टुगेदर, यह कई सारे वॉल्स और कॉलम्स को एक साथ सपोर्ट करने का काम करता है। इट इज यूज्ड व्हेन द सॉइल हैज लो बियरिंग कैपेसिटी, अगर आपके सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी काफी लो है तो उस केस में आपका डिफरेंशियल सेटलमेंट होने के चांसेस अधिक हैं, तो यह उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। इट रिड्यूस डिफरेंशियल सेटलमेंट इन सॉफ्ट सॉइल, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, यह डिफरेंशियल सेटलमेंट को रिड्यूस करने का काम करता है। बात करें अगर अगले फाउंडेशन की, तो वो है स्प्रेड स्लोप्ड फुटिंग या फिर स्टेप्ड फुटिंग। इसे मैक्सिमम पहाड़ी एरिया पर बनाने का काम किया जाता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया पर क्या होता है कि आपके अगर हम अधिक गहराई तक हम अगर खोदने जाएंगे तो हमें काफी कठिनाई आएगी। उस केस में हम लोग छोटा छोटा सीढ़ियों के फॉर्म में सीढ़ियों के फॉर्म में काट देते हैं, और वहां पर अपने कॉलम्स को इस तरह से खड़ा कर देते हैं, और बाद में ऊपर ले जाकर के उनको बीम्स की सहायता से जोड़ देते हैं। इट सेव्स कंक्रीट बाय रिड्यूसिंग वॉल्यूम ग्रेजुअली, अगर आप पूरे इतने एरिया का गड्ढा खोद करके अगर आप पूरे इतने वॉल्यूम का करेंगे तो आपका कंक्रीटिंग अधिक लगेगा पूरे। तो इस केस में यह क्या करता है कि कंक्रीट को सेव कर लेता है वॉल्यूम को ग्रेजुअली रिड्यूस करके। इट इज यूज्ड फॉर हैवी कॉलम लोड्स और इन स्लोप्ड ग्राउंड, यह काफी हैवी कॉलम लोड के लिए यूज किया जाता है, या फिर अगर आपकी स्लोपी ग्राउंड हो जैसे कि आपकी हिली एरिया तो वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। इट इज कॉमन इन टेम्पल्स, ओल्ड मैसनरी स्ट्रक्चर एंड हिली एरियाज, यह मंदिरों में ओल्ड मैसनरी जो पुराने आपके मैसनरी स्ट्रक्चर्स हैं और हिली एरिया हैं वहां पर यह कॉमनली यूज किया जाता है। जो आपका अगला फाउंडेशन है वो है ग्रिलेस फाउंडेशन। इट यूजेस स्टील और टिम्बर बीम्स लेड इन लेयर्स ऑफ राइट एंगल्स, इसमें स्टील या फिर टिम्बर के बीम को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस करके ये फाउंडेशन बनाया जाता है। दिस बीम्स आर इनकेस्ड इन कंक्रीट फॉर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, जो ये बीम्स होती है इनमें कंक्रीटिंग कर दी जाती है ताकि स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बनी रहे। इट इज यूज्ड टू स्प्रेड हैवी लोड्स ओवर लार्ज एरिया और वीक सॉइल्स, यानी कि ये काफी हैवी लोड को और काफी बड़े एरिया पर ट्रांसफर करने का काम करती हैं। इट इज कॉमनली इन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स एंड स्टील कॉलम बेस, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर और स्टील कॉलम बेस में इसका सबसे कॉमनली यूज किया जाता है। आप इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं, लाइव एग्जांपल रेलवे स्टेशन में जो भी टिन शेड्स लगाए जाते हैं उनके फाउंडेशन के रूप में ग्रिलेस फाउंडेशन का यूज किया जाता है। जो आपका अगला आपका फाउंडेशन है वो है इन्वर्टेड आर्च फुटिंग फाउंडेशन। इट कंसिस्ट ऑफ इन्वर्टेड आर्च बिटवीन टू वॉल्स और कॉलम्स, यहाँ पर आपके दो वॉल्स और कॉलम्स हैं, इनके बीच इन्वर्टेड आर्च बना दिया जाता है। इनका यूज वहां पर किया जाता है जब आपके नीचे की मिट्टी का कटान होने के चांसेस हो या फिर ग्राउंड वाटर लेवल काफी ऊपर हो, उस केस में आपके इन्वर्टेड आर्च फुटिंग बनाया जाता है। इट इज यूज वेयर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज लो, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी लो होगी, इस केस में यह लोड्स को काफी बड़े एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। यह आज के समय में काफी रेयरली यूज हो रहा है क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जो आपका सेकेंड टाइप का फाउंडेशन है वो है डीप फाउंडेशन, अ फाउंडेशन दैट इज प्लेस्ड एट अ डीपर डेप्थ ग्रेटर देन इट्स विड्थ, यानी कि इसमें आपकी जो गहराई होगी वो चौड़ाई से काफी अधिक होगी, जनरली मोर देन 3 मीटर डीप, टू ट्रांसफर द लोड टू हार्ड सॉइल और रॉकी सॉइल इज कॉल्ड डीप फाउंडेशन। क्योंकि ये काफी लो बियरिंग कैपेसिटी वाले सॉइल के लिए यूज किया जाता है, तो इसमें हम लोग उतनी गहराई तक जाते हैं जब तक कि हमें कोई हार्ड रॉक या फिर सॉइल ना मिल जाए, उस केस में हम लोग डीप फाउंडेशन का यूज करते हैं। बात करें अगर इसके टाइप्स की, तो सबसे पहला है इसमें पाइल फाउंडेशन। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर कॉलम्स और पाइल्स मेड ऑफ कंक्रीट, स्टील और टिम्बर। इसमें आपके लंबे लंबे सिलेंडर या फिर कॉलम्स होते हैं जिन्हें पाइल्स भी कहा जाता है, जो कि कंक्रीट, स्टील या फिर टिम्बर के बने होते हैं। ये जो भी पाइल होते हैं वो काफी गहराई तक इनको ढकेला जाता है ग्राउंड में, और ताकि ये स्ट्रॉन्गर सॉइल लेयर तक पहुंच सके।
जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। इनका यूज्ड व्हेन टॉप सॉइल इज वीक एंड वाटर लेवल इज हाई। अगर आपका वाटर टेबल हाई है और जो टॉप सॉइल है वो वीक है, तो उस केस में हम लोग डीप फाउंडेशन का यूज करते हैं। इनको जो कॉमनली यूज किया जाता है इनका, वो है ब्रिजेस, हाई राइज बिल्डिंग्स और कोस्टल एरियाज में इनका काफी हाईली यूज किया जाता है। जो आपका सेकेंड डीप फाउंडेशन है वो है पायर फाउंडेशन। पायर्स आर लार्ज सिलेंड्रिकल कॉलम और कॉन्क्रीट मैसनरी, या कंक्रीट या फिर मैसनरी की लार्ज सिलेंड्रिकल कॉलम्स होती हैं। इनको ग्राउंड में होल्स करके और उनके अंदर कंक्रीट भर करके प्लेस किया जाता है। इट इज यूज्ड वेयर लोड इज हैवी एंड सॉइल इज फर्म एंड मॉडरेट डेप्थ। यहाँ पर ये तब यूज किया जाता है जब लोड काफी ज्यादा हैवी आ रहा हो और सॉइल या तो जो समतल सॉइल है वो मॉडरेट डेप्थ पे हो। इट इज सिमिलर द पाइल्स देन पाइल्स बट लिमिटेड टू ड्राई एंड शैलो कंडीशंस। यह पाइल फाउंडेशन की तरह सिमिलर होता है, लेकिन यह कम कंडीशंस में यूज किया जाता है। जो आपका अगला फाउंडेशन है वो है वेल फाउंडेशन। वेल फाउंडेशन इज अ टाइप ऑफ फाउंडेशन यूज्ड मोस्टली इन रिवर बेड्स एंड ब्रिजेस। वेल फाउंडेशन एक तरह का डीप फाउंडेशन होता है जो कि मोस्टली रिवर बेड्स, ब्रिजेस के लिए नदी के तलों पर बनाए जाते हैं। ये सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं और इनमें गड्ढा खोद करके और इनको डुबा दिया जाता है। यह कंक्रीट या फिर मैसनरी के बने होते हैं और इनके अंदर कंक्रीट फिल कर दिया जाता है एक डिजायर्ड डेप्थ पर पहुंचने के बाद। जो आपका अगला डीप फाउंडेशन है वो है कैसन फाउंडेशन। कैसन इज अ वाटर टाइट स्ट्रक्चर संक इनटू ग्राउंड और वाटर टू रीच अ स्टेबल लेयर। जो आपके कैसन फाउंडेशन होते हैं वो वाटर टाइट स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ग्राउंड या फिर वाटर में डुबो दिए जाते हैं ताकि ये एक स्टेबल लेयर तक पहुंच जाएं। इट इज मेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील एंड लेटर फिल्ड विथ कंक्रीट टू बियर लोड्स। यह कंक्रीट या फिर कंक्रीट और स्टील के बने होते हैं ताकि यह बाद में एंड लेटर फिल्ड विथ कंक्रीट टू बियर लोड्स, और इनके बीच जो भी गैप्स होते हैं उनके बीच कंक्रीट को भर दिया जाता है ताकि ये लोड्स को बियर कर सकें। इनका यूज मोस्टली ब्रिजेस में, हार्बर्स में और ऑफशोर कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं: ओपन कैसून फाउंडेशन, न्यूमेटिक कैसून फाउंडेशन और बॉक्स कैसून फाउंडेशन। यहाँ पे आपका फाउंडेशन पार्ट खत्म होता है। अगला पार्ट है आपका मैसनरी। मैसनरी मीन्स बिल्डिंग वॉल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर यूजिंग ब्रिक, स्टोन और ब्लॉक्स। यानी कि मैसनरी का मतलब क्या होता है कि ईंटें, पत्थर और ब्लॉक्स को यूज करके आप दीवार को बना रहे हैं। आप बिल्डिंग का मतलब आपके स्ट्रक्चर से नहीं, आपके दीवार से बनाने से, इसको बिल्ड करने से। These pieces are joined together using a paste called mortar, cement, sand plus water। यानी कि ये जो भी आपके ईंट या फिर पत्थर होते हैं इनको जोड़ने के लिए एक पेस्ट का यूज किया जाता है जिसे हम लोग मोर्टार कहते हैं, फिर मसाला कहते हैं, या सीमेंट, सैंड और वाटर से मिलकर बनाता है अगर सीमेंट मोर्टार का केस है तो। इट इज यूज टू मेक हाउसेस, वॉल्स, पिलर्स एटसेट्रा। इनका यूज हाउस, दीवार को, घर को, दीवालों को और पिलर्स को बनाने के लिए किया जाता है। ये बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। बात करें अगर इसमें सबसे पहले मटेरियल की तो वो है ब्रिक। क्ले ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग अप एक्सटीरियर एंड इंटीरियर वॉल्स, पार्टीशंस, फायर फुटिंग एंड अदर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स। जो क्ले ब्रिक्स होते हैं उनका यूज बिल्डिंग के एक्सटीरियर, इंटीरियर वॉल्स में, पार्टीशंस में, पायर्स में, फुटिंग्स में और अदर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स में किया जाता है। अगर स्टैंडर्ड ब्रिक के साइज की बात करें जिसे हम लोग मॉडलर ब्रिक भी कहते हैं तो यह 19x9x9 सेंटीमीटर होता है। जब इसे मसाले के साथ इसको रखा जाता है तो इसकी साइज हो जाती है 20x10x10 सेंटीमीटर। जो आपका अगला मटेरियल है वो है सैंड। सैंड इज ए नेचुरल ऑकरिंग ग्रेनुलर मटेरियल कंपोज्ड ऑफ फाइनली रॉक एंड मिनरल पार्टिकल्स। ये एक काफी नेचुरली ऑकरिंग ग्रेनुलर मटेरियल्स हैं, प्रकृति के द्वारा ये बनाए जाते हैं जो कि आप नदियों के तट पर रहते हैं, जो कि काफी छोटे छोटे रॉक्स और मिनरल पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। इट इज डिफाइंड बाई साइज बीइंग फाइनर देन ग्रेवल एंड कोर्सर देन सिल्ट। इनकी अगर साइज की बात करें तो यह ग्रेवल से तो छोटी होती हैं लेकिन सिल्ट से
इनकी मोटाई अधिक होती है। इट प्रोवाइड बल्क स्ट्रेंथ एंड अदर properties to construction materials like asphalt and concrete। ये आपके मसाले को काफी बल्क यानी कि अधिक जगह घेरने का काम करती है, इसको स्ट्रेंथ देती हैं और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की अदर प्रॉपर्टीज को ये इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे एस्फॉल्ट और कंक्रीट। बात करें नेक्स्ट मटेरियल की, वो है स्टोन। स्टोन हैज डिफाइंड एज द नेचुरल हैंड सबस्टांस हार्ड सबस्टांस फॉर्म्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड अर्थ मटेरियल्स विच आर प्रेजेंट इन रॉक। स्टोन्स क्या होते हैं कि ये नेचुरल और हार्ड मटेरियल्स होते हैं जो कि मिनरल्स और अर्थ मटेरियल से मिलकर के बने होते हैं, जो कि रॉक में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए ग्रेनाइट, नीच, ट्रैप, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, क्वार्टजाइट और स्लैट का यूज काफी अधिक किया जाता है। बात करें अगर इसके फंक्शंस की कि मैसनरी कंस्ट्रक्शन के फंक्शंस क्या हैं, यानी कि अगर हम लोग दीवार जोड़ते हैं तो यह क्या काम देता है। यह बिल्डिंग को स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यह वॉल्स, कॉलम्स और स्ट्रक्चर्स में पार्टीशन बनाने का काम करता है। यह विंड लोड, रूफ के लोड और फ्लोर के लोड को रजिस्ट करता है। यह रेन, हीट और कोल्ड टाइप वेदर से प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा यह बिल्डिंग को शेप और डिजाइन देने का काम करता है। बात करें अगर मैसनरी कितने टाइप की होती है, तो यह लगभग मेनली 5 तरह की होती है। ब्रिक मैसनरी, स्टोन मैसनरी, कंक्रीट ब्लॉक मैसनरी, कंपोजिट मैसनरी और रेनफोर्स्ड मैसनरी। अगर बात करें ब्रिक मैसनरी की, तो ब्रिक मैसनरी इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर यूजिंग ब्रिक एंड मोर्टार, अ मिक्स ऑफ लाइम और सीमेंट, सैंड एंड वाटर। ब्रिक मैसनरी स्ट्रक्चर को बनाने का एक प्रोसेस होता है जिसमें ब्रिक और मोर्टार का यूज किया जाता है एज अ मटेरियल्स। मोर्टार में आपका लाइम या फिर सीमेंट के साथ सैंड और वाटर का यूज किया जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज टाइप ऑफ मैसनरी इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आज के टाइम में जो सबसे कॉमनली यूज किया जाता है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, वो है आपका ब्रिक मैसनरी। काफी बड़े एरियाज में इसका यूज किया जाता है। अगर बात करें कि ब्रिक मैसनरी से रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स की, तो सबसे पहला है कोर्स। अ हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक लेड इन अ मोर्टार इन अ वॉल इज कॉल्ड कोर्स। यानी कि जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके इस तरह से कई सारे लेयर्स लगे हुए हैं। इस तरह से आपके कई सारे लेयर्स लगे हुए हैं। ये इसी लेयर्स को आपका कोर्स कहा जाता है। जब आपका बात करें नेक्स्ट टेक्निकल टर्म्स की, वो है आपका बेड। अ बॉटम सरफेस ऑफ अ ब्रिक वेयर मोर्टार इज प्लेस्ड बिफोर लेइंग इट इज कॉल्ड बेड। अगर ये आपका कोई ब्रिक का सरफेस है, तो यहाँ पर ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसी को कहा जाता है बेड। बॉटम सरफेस ऑफ अ ब्रिक वेयर मोर्टार इज अप्लाइड बिफोर लेइंग इट। जो आपका अगला है वो है फ्रॉग। फ्रॉग क्या है? द इंडेंशन ग्रूव्स द इंडेंटेशन और ग्रूव ऑन द टॉप सरफेस ऑफ ब्रिक टू होल्ड मोर्टार एंड फॉर्म बेटर बॉन्ड। यानी कि ये होता क्या है कि मान लीजिए आपका ये कोई ब्रिक है, अब इसमें आप देखे होंगे कि इस तरह से आपके होल्स होते हैं और इसमें कुछ लिखा हुआ होता है, तो इसी को कहा जाता है आपका फ्रॉग। ये क्या काम करता है कि ये बेटर बॉन्ड बनाने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका हेडर। अ ब्रिक लेड विद इट्स शॉर्ट फेस एंड विजिबल ऑन द वॉल सरफेस इज कॉल्ड हेडर। ये आप देखिए होता क्या है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके 2 फेस हैं। एक तो ये वाला फेस है और एक ये वाला फेस है। जो आपका ये वाला फेस है, ये है लॉन्ग फेस, इसे कहते हैं हम लोग स्ट्रेचर। और जो इसका शॉर्ट फेस होता है, इसे हम लोग कहते हैं हेडर। अगर हमारा ब्रिक सामने से है, तो फिर यह स्ट्रेचर कोर्स होगा, और अगर हमारा ब्रिक इस तरह से प्लेस हुआ है, तो ये हेडर कोर्स होगा। जो आपका अगला है, जैसा कि इसमें हमने आपको बताया, अ ब्रिक लेड विद लॉन्ग फेस एंड विजिबल ऑन द वॉल सरफेस। यानी कि अगर आपका लॉन्ग फेस विजिबल हो रहा है दीवार पर, तो आपका स्ट्रेचर होगा। इसके अलावा अगर शॉर्ट फेस विजिबल हो रहा है, तो आपका हेडर होगा। जो आपका अगला पॉइंट है वो है एरोसिस।
द शार्प इज और कॉर्नर फॉर्म बाय मीटिंग टू ब्रिक सरफेस, यानी कि दो ब्रिक के सरफेस जब आपस में मिलते हैं तो जो हमारा एज या फिर कॉर्नर फॉर्म होता है उसे हम लोग एरोसिस कहते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अभी इसमें हमने दिखाना भूल गए, बाकी आप समझदार हैं। जब का अगला पॉइंट है वो है प्रीपेंड या फिर वर्टिकल ज्वाइंट्स। द वर्टिकल ज्वाइंट्स बिटवीन टू एडजेसेंट ब्रिक इन सेम कोर्स इज कॉल्ड प्रीपेंड, यानी कि अगर आपके यहाँ पर दो ब्रिक लगाए गए हैं तो इनके बीच ये जो वर्टिकल ज्वाइंट्स होगा इसी को हम लोग कहेंगे प्रीपेंड। नेक्स्ट है आपका बेड ज्वाइंट, यानी कि द हॉरिजॉन्टल ज्वाइंट बिटवीन द टॉप ऑफ वन कोर्स एंड बॉटम ऑफ द नेक्स्ट, उसी को हम लोग कहते हैं बेड ज्वाइंट। यानी कि एक है आपका ये वाला ब्रिक, एक है आपका ये ब्रिक, इनके बीच द हॉरिजॉन्टल ज्वाइंट बिटवीन टॉप ऑफ वन कोर्स एंड बॉटम ऑफ द नेक्स्ट, यानी कि ये टॉप ऑफ द वन कोर्स एंड बॉटम ऑफ द अनदर, इनके बीच जो भी आपका लेयर बन रहा है वो है आपका बेड ज्वाइंट। नेक्स्ट है आपका कोनियन, द कॉर्नर ब्रिक्स एट द एंड ऑफ अ वॉल दैट फॉर्म्स द एंगल इज कॉल्ड कोनियन, यानी कि ब्रिक के वो कॉर्नर्स जो कि एक वॉल में जो कि एक एंगल बनाते हैं वो आपके कहलाते हैं कोनियन। नेक्स्ट है आपका टर्म बैट, अ पीस ऑफ ब्रिक कट टू अ रिक्वायर्ड लेंथ, यानी कि अगर आप ईंट के टुकड़े को एक अपनी रिक्वायर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग कट कर रहे हैं तो उसे हम लोग बैट कहेंगे। अ ब्रिक कट अलोंग इट्स लेंथ टू चेंज बॉन्डिंग एंड क्लोज गैप्स टू द एंड्स, यानी कि अगर ब्रिक को हम लोग उसके लेंथ के अलोंग काट रहे हैं ताकि हम लोग बॉन्ड को चेंज कर सकें या फिर गैप्स को क्लोज कर सकें तो फिर उसे हम लोग कहते हैं क्लोजर। बात करें अगर बॉन्ड की, द पैटर्न इन विच ब्रिक्स आर लेड टू इंश्योर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी इज कॉल्ड बॉन्ड, यानी कि ब्रिक्स के पैटर्न में ब्रिक्स में एक ऐसा पैटर्न बनाना ताकि यह स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सके उसे हम लोग कहते हैं बॉन्ड। अगर बात करें किंग क्लोजर की, ब्रिक कट डायगोनली फ्रॉम सेंटर ऑफ वन कॉर्नर रिमूविंग ट्रायंगुलर पोर्शन, इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या किया गया है कि ब्रिक के लेंथ में हाफ पोर्शन से और इसके विड्थ वाले पोर्शन से हाफ पोर्शन से ट्रायंगुलर पोर्शन काट करके निकाल दिया गया है, तब आपका ये जो भी पार्ट बच रहा है वो आपका है किंग क्लोजर। क्वीन क्लोजर क्या है, अ ब्रिक कट लेंथ वाइज इनटू टू इक्वल पार्ट्स या फिर हाफ वर्टिकली, यानी कि ब्रिक आपका ये ब्रिक लेंथ वाइज था, अब आपने इसमें क्या किया कि इसको हाफ हाफ काट दिया, पहला आपका ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया, तो ये जो इसके दो पार्ट बचे हैं इसी को कहा जाता है, इन दोनों पार्ट्स को क्वीन क्लोजर। नेक्स्ट है आपका बुलनोस, अ ब्रिक विद राउंडेड कॉर्नर्स और एजेस, अ ब्रिक विद राउंडेड कॉर्नर्स और एजेस इंस्टेड ऑफ शार्प वन इज कॉल्ड बुलनोस। इट इज यूज्ड इन कॉर्नर स्टेप्स विंडो सिल्स एंड गार्डन वॉल फॉर ए स्मूथ फिनिश। इनका यूज कॉर्नर्स पे किया जाता है, इनका यूज सीढ़ियों पर किया जाता है, इनके विंडोज के सिल्स में यूज किया जाता है, और जो आपके गार्डन वॉल्स होते हैं, आपकी गार्डन की दीवारें, वहां पर इसका स्मूथली फिनिश के लिए यूज किया जाता है। आप इसका यहाँ पर देख पा रहे हैं फिगर बुलनोस ब्रिक का, यहाँ पर ये आपके फिगर्स हैं जो कि हमने आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। बात करें अगर टाइप्स ऑफ ब्रिक मैसनरी की, कि ब्रिक मैसनरी कितने टाइप्स की होती हैं, तो यह कंस्ट्रक्शन कैरीड आउट यूजिंग ब्रिक एंड मोर्टार इज नोन एज ब्रिक मैसनरी। आपके ब्रिक में अलग अलग तरह के मसाले यूज किए जाते हैं, उसके आधार पर ब्रिक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें सबसे पहला है आपका मड ब्रिक मैसनरी। इट इज यूज्ड इन वर्क्स इन टेम्परेरी नेचर, यानी अगर आपके मसाले के रूप में मड या फिर मिट्टी का यूज किया जा रहा है तो उस केस में ब्रिक मैसनरी को हम कहेंगे मड ब्रिक मैसनरी। इसका यूज टेम्परेरी नेचर के लिए वर्क्स के रूप में किया जाता है। पहले के टाइम में इसी से घर बनाए जाते थे जो कि आज भी कई जगह पे देखने को मिलते हैं।
बट अभी इस समय इसका यूज काफ़ी कम हो गया है। जो आपका सेकेंड टाइप है वो है सीमेंट ब्रिक मैसनरी। अब आपका अगला है सीमेंट ब्रिक मैसनरी। इट इज़ यूज्ड फॉर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैवी लोडेड स्ट्रक्चर। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा सीमेंट ब्रिक मैसनरी का यूज किया जा रहा है। यह हैवी लोडेड स्ट्रक्चर और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क के लिए यूज किया जाता है। आज से पहले के टाइम में आपका लाइम ब्रिक मैसनरी का यूज किया जा रहा था, जो कि सामान्य तरीके के वर्क के लिए इसका यूज किया जाता है। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बांड को पढ़ेंगे। धन्यवाद।